हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, ताकि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाए और अपने जीएस पेपर्स में, ऐसे पेपर में एंड प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे कैसे यूटिलाइज कर पाएँ। मैं यहाँ पे आपको यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूज़ बताती हूँ। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? इंसानिटी इज़ डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक चीज़ आप अगेन रिपीटेडली करते जा रहे हैं और आप डिफरेंट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे कहीं अप्रोच में तो कहीं दिक्कत नहीं है। आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी डाइवर्सिटी लेके आनी है अपनी प्रिपरेशन में। राइट, सेम काम जो आपने कल किया था वो आज ही करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी एनालिसिस एंड अदर रिसोर्सेज से, अदर सोर्सेज से भी करंट अफेयर यहाँ पे लिया गया है। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स से रिलेटेड में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। माइक्रोएल्गी, प्रोकायरोटिक, यूकायरोटिक, ये साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट करेंगे मेंटल हेल्थ डे। आज 10 अक्टूबर है 2023 और आज मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके तहत जो मानसिक स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड अवेयरनेस, जागरूकता स्प्रेड करी जाएगी। मेंस रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे? मेंटल हेल्थ, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हेल्थ सेक्शन। राइट, स्ट्रॉ इन द व्हर्लविंड, सॉल्यूशन देखेंगे। इजराइल पैलेस्तीन इश्यू का यहाँ पे एक ऑथर ने सॉल्यूशन बताया है। ये आपके आईआर एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउ मैरिज, पेरेंटहुड एंड पिल इम्पैक्ट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास सोशोलॉजी है या जीएस पेपर 1 है उसमें भी आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कैसे वुमेन के मैरिज एंड पेरेंटहुड ना उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अफेक्ट करता है। राइट, ये वाली न्यूज़ हैं जो आज हम एनालाइज करेंगे आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़। माइक्रोएल्गी एन इन्वायरमेंटली बेटर और फ्रेंडली एंड हेल्दी अल्टरनेटिव टू फिश। यानी कि फ़िश आप देखते होंगे काफ़ी ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है फ़िश रिसोर्सेज का, ओशन रिसोर्सेज का। इसमें ये क्या बोला है साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली कि आप फ़िश के ऑल्टरनेटिव को ढूंढिए, जैसे कि माइक्रो एल्गी। ठीक है, ये वाली माइक्रो एल्गी क्या है? बिल्कुल फ़िश जैसी ही न्यूट्रिशियस है। राइट, और फ़िश जैसा ही इसका टेस्ट है। From a nutritional point of view, single-cell organisms are veritable all-rounders. Just like marine fish, they are a source of important omega fatty acids. ये वाले जो रिसोर्स मिलते हैं, जो प्रोटीन्स, जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? फिश से। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, वाइटामिन्स एंड कार्टोनॉइड्स मिलेंगे इसमें से। And best of all, this alternative to fish provide many advantages such as countering the overfishing of seas. ठीक है, जो overfishing होती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। अगर हम फिश को भी अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो हमारी ओशन इकोनॉमी पे, ओशन बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट करता है। इन एडिशन, माइक्रोएल्गी कैन बी ब्रेड रीजनली। अब रीजनली तो ट्रांसपोर्ट रूट्स इसके शॉर्ट होंगे, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड नहीं होगा। एक सीसैट में एक पैसेज था इससे रिलेटेड कि जितना ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड हो ना, WHO के आई थिंक चीफ ने भी बोला था कि हम अपनी प्लेट में ना पूरी की पूरी दुनिया रखते हैं, वर्ल्ड रखते हैं, इतना ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड हो गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रूट्स अगर शॉर्ट होंगे तो उतना उसका टॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, उतना उसका पॉल्यूशन नहीं होगा, और ये क्लाइमेट डैमेजिंग कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। राइट, और हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक है। हैंस दे डू नॉट कंटेन एनी हैवी मेटल।
ठीक है, हैवी मेटल ये सब वो कंटेन नहीं करते। और आपने फ़िश के अंदर सुना होगा कि माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए। डीडीटी वहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है ही फ़िश के अंदर। ठीक है, तो इसी वो चक्कर से बोला जा रहा है कि आप माइक्रो एल्गी को भी ट्राई कीजिए, क्योंकि इसका भी न्यूट्रिशन फ़िश की तरह ही है और टेस्ट भी फ़िश की तरह है। माइक्रोस्कोपिक एल्गी ग्रुप ऑफ एल्गी आर टर्म्ड माइक्रो एल्गी। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होती है, जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसे अच्छे से देख सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। एल्गी यूजली कंप्राइज फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स। यूकैरियोटिक अभी पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो एल्गी आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर में भी मिलता है, मरीन वाटर में भी मिलती है एल्गी। ठीक है, आपने वो तालाब और नदियों के ऊपर भी देखा होगा और ओशन में भी ये पाई जाती है। ऑल्सो दे फॉर्म एन एनॉर्मस पॉपुलेशन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। Microalgae do not have true leaves, systems of root like other plants, but they do have chlorophyll pigments that help trap sun's energy. ठीक है, इनके पास लीव्स नहीं होती, स्टेम रूट्स नहीं होता, पर इनके पास क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी ये लोग करते हैं, जिस वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं, जो सन की एनर्जी को ट्रैप करके रखते हैं। These microalgae cannot be classified as plants, fungi, animals or bacteria. इसीलिए इन्हें प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन में रखा है। ये वाली कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, बट जो माइक्रोएल्गी होती हैं उन्हें प्रोटिस्टा के उसमें रखा गया है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोएल्गी के ये। ठीक है, इन्हें कोई छोटे छोटे एनिमल्स मत समझ लेना, ये क्या है, माइक्रोएल्गी है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल कंटेनिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, दिस इज न्यूक्लियस। एक ये वाली होगी मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, एंड दिस इज स्मॉल वन, ये हो गया न्यूक्लियस। ये होते हैं यूकैरियोटिक एनिमल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। यूकैरियोटिक हैव अ वेराइटी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपार्चिस, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, राइट। ये लाइजोसोम, यहाँ पे क्रोमेटिन, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्रोमेटिन नहीं, बट यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें हम एनिमल्स में मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक आर ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइट। इसमें आपको न्यूक्लियस की एक वेल डिफाइंड शेप एंड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। देयर जेनेटिक मटेरियल, अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर जो डीएनए मटेरियल होता है यूकैरियोटिक्स का, वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में। बट प्रोकैरियोटिक्स के साथ ये दिक्कत है कि ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। without being enclosed within a nuclear membrane. Okay, prokaryotes include bacteria and archaea. ये वाले एग्जाम्पल आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। आज है मेंटल हेल्थ डे, 10 अक्टूबर। ये देखेंगे कि अपने प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1992 में। थीम क्या है इस बार की?
सॉरी 2022 की, यानी कि पिछले साल की थीम कौन सी थी? मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। ये याद रखनी है क्योंकि पिछली बार की भी थीम पूछ ली जाती है कभी कभी। ठीक है, 2022 की थीम थी मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। थीम फॉर द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2023 क्या है? मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटल हेल्थ होती क्या है? मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life. ठीक है, जो हम डेली जो स्ट्रेस हम फील करते हैं ना, वो कहीं एक तनाव बनकर रह जाता है हमारे माइंड में, वो एंग्जाइटी बन जाती है एंड आगे जाके वो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए हो तो वो डिप्रेशन कहलाता है, और यही कॉन्स्टिट्यूट करती है मेंटल हेल्थ इश्यू। ठीक है, और मेंटल हेल्थ क्या होते हैं? यानी कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, उसका मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली आप अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, तब माना जाएगा कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एज में। अगर मेंटल हेल्थ का कोई क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 2 में, तो या तो आप ये लिखेंगे या तो आप डेटा लिखेंगे, दोनों लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चैलेंजेस क्या है इंडिया में देख लेते हैं। हाई पब्लिक हेल्थ बर्डन एंड एस्टिमेटेड 150 मिलियंस पीपल अक्रॉस इंडिया आर इन नीड ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इंटरवेंशंस। यानी कि अभी 150 मिलियन लोग ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं मानसिक इश्यूज से। ये नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 ने कहा है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, लो प्रोपोर्शन टू मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स राइट। इस एरिया में डॉक्टर्स की कमी है, साइकेट्रिस्ट की कमी है, नर्सेज, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स। आप देख रहे हैं क्या क्या रेशियो है? 1 लाख पे 0.3, 0.12, 0.07 ये रेशियो है। एंड ये दिखाता है कि अभी मेंटल हेल्थ सुविधाओं का जो लेवल है हमारी कंट्री में वो भी कितना कम है। Low financial resource allocation just over a percent of gross domestic product on healthcare has created impediments, यानी कि जीडीपी से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्थ की तरफ नहीं जाता उतना। ठीक है, जो एक रोड़ा बन के आ रहा है मेंटल हेल्थ को एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाने में। राइट, इंटरव्यू में आप ये सारी चीज़ों का बखान करेंगे, मेंशन करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, अदर चैलेंजेस कौन से हैं? पुअर अवेयरनेस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि हम ही कभी कभी तनाव होता है हमारे मन में और हम ही उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। वाई आई एम फीलिंग सो लो, वाई आई एम फीलिंग सैड। राइट, ये सब मतलब ये चीज़ें आपने भी फील करी होंगी कभी, कि कभी कभी खुद को ही लगता है कि कुछ तो चल रहा है ऐसा लाइफ में जो मेरी मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर रहा है, लो कर रहा है। ठीक है, सिम्टम्स के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। सोशल स्टिग्मा है। सोशल स्टिग्मा मतलब अगर आप मेंटली इल है ना तो लोग एक स्टिग्मा सा क्रिएट कर देते हैं कि डिप्रेशन में है, मेंटली ही और शी इज़ नॉट वेल, ऐसे करके। स्पेशली ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट लीड्स टू सोशल आइसोलेशन। जैसे कि जो फैमिली मेम्बर्स है ना, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता अच्छा, मतलब अच्छे से, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स का भी कभी सपोर्ट नहीं मिलता। This has resulted in the massive treatment gap which further worsens the present mental illness of a person. ठीक है, अगर आप अपने इश्यू के बारे में नहीं खुलकर बात करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाएगा, ये बात पक्की है। राइट, पोस्ट ट्रीटमेंट गैप क्या है? देयर इज़ अ प्रॉपर
there is a need for proper rehabilitation of the mentally ill person post his or her treatment which is currently not present. post treatment gap क्या होता है? जैसे कि मेरा इलाज हो गया है मेंटल मतलब कुछ मुझे मेंटल इशू था, इलाज हो गया है, राइट इसके बाद मुझे रिहैबिलिटेशन मतलब होता है मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ में वापस कौन लेके आएगा, राइट आई एम मेंटली वेल नाउ, बट नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए ना टाइम लगता है. तो वो वाला ट्रीटमेंट नहीं है कि आप एक पर्सन को नॉर्मल लाइफ में उसे वापस लेके आ सकें. राइज इन सेवियरिटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. आपने लॉकडाउन के समय देखा होगा कितनी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी. टेंड टू इंक्रीज ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स. इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का मतलब क्या होता है? कुछ रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, जिस वजह से इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है. इकोनॉमी अच्छी नहीं मतलब जॉब नहीं, आपका कोई ऑक्यूपेशन नहीं चल पाएगा, ठीक है. और वो आपकी आर्थिक स्थिति, जो आपके घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी. Steps taken by government, constitutional provision, SC has held health care to be a fundamental right under Article 21 of the Constitution. आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेल्थ केयर मेंटल मतलब राइट टू हेल्थ केयर ना, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है. और हेल्थ इज़ ऑल्सो इंक्लूड आवर मेंटल हेल्थ. National Mental Health Program to address the huge burden of mental disorders and shortage of qualified professionals in the field of mental health. The government has been implementing the National Mental Health Program since 1992. ये इशू तब से उजागर है, बट अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना सही नहीं है. तभी हमारे देश में 150 मिलियन पीपल आर फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़. ये री-स्ट्रेटेजाइज़ किया गया था 2003 में, जिसमें 2 स्कीम्स को इंक्लूड किया गया. मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट मेंटल हॉस्पिटल्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ साइकेट्रिक विंग्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस. अपग्रेड करना है, स्किल्स को अपग्रेड करना है, इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना है, ताकि पता लगाया जा सके कि दैट पर्सन इज़ फेसिंग मेंटल हेल्थ इशू. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, it guarantees every affected person access to mental health care and treatment from services run or funded by the government. यानी कि जो भी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, अभी इश्यूज से जूझ रहा है, उसे मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है. इट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्कोप फॉर द यूज़ ऑफ Section 309 IPC and made the attempt to commit suicide punishable only as an exception. एक किरण हेल्पलाइन भी आई थी 2020 में. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड 24/7 एक टोल फ्री हेल्पलाइन किरण थी, जिसमें अगर आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स और अगर अदर मेंटल इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आपको इस हेल्पलाइन के थ्रू के तहत काउंसिल करवाया जाएगा, ठीक है. और काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमारे देश में काउंसलर्स आने चाहिए, ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ, स्पेशली उनका जब एक्सप्लॉइटेशन होता है किसी प्रकार का, स्पेशली जब सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वो भी उनके भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती. हमारे एडोलसेंस भी काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या करते हैं, मानसिक स्थिति उनकी भी ठीक नहीं रहती. ज़्यादातर वो भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हैं, राइट. और अपने मतलब सारे एजेस ऑफ पीपल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ को ध्यान देना. वे फॉरवर्ड क्या है? मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन इन इंडिया डिमांड्स एक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड रिसोर्स एलोकेशन बाय गवर्नमेंट. सबसे पहले आप इसमें कम से कम इन्वेस्ट करिए, रिसोर्सेज आप लेके आइए, ठीक है. इससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है वो हटाना ज़रूरी है. हमें कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये आप अपने इंटरव्यू में बोलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगेगी. सबसे पहले हमें ग्राउंड लेवल पे चेंजेस लेके आने होंगे. हमें एक स्टिग्मा नहीं हमें क्रिएट करना है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड,
When it comes to providing right care to patients with mental illness, we need mental health care interventions to the patients. We need innovative models to deepen the penetration of services and staff. यानी कि जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं वो जाए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करें, जैसे कि आशा, ठीक है, जो आशा लोग होते हैं वो समझें कि कोई पर्सन अगर मेंटल हेल्थ इश्यू अगर फेस कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को सुने, उसे काउंसल करें एंड उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएं, राइट। ग्राउंड लेवल पे आशा ही काम करती हैं। इंडिया नीड्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ फंड्स फॉर एजुकेटिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है। फ़ंड की मतलब ज़रूरत होगी, हमें इसमें NGO एंड सिविल सोसाइटी को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। NGO क्या है, कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह के थ्रू ये लोगों को बताए कि आप अपनी मानसिक स्थिति को उजागर करें, अपने जो बिल्कुल क्लोज्ड वंस होते हैं उनसे बात करें अपनी इश्यू के से रिलेटेड। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू प्रोवोक मासेस टू लर्न अबाउट मेंटल हेल्थ थ्रू कैंपेन्स लाइक स्वच्छ मानसिकता अभियान। ये वाला एक बार अभियान चल गया ना तो काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वाले निकल कर आएंगे। वो जैसे आपने मीटू सुना होगा, मीटू में कैसे हुआ, एक लहर सी चल गई थी देश में और पूरे वर्ल्ड में भी, राइट। सब ने अपने अपने साथ हुए सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को और हैरेसमेंट को उजागर किया, देखो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, राइट। तो अगर आप कोई एक अभियान लेके आते हैं, एक बिल्कुल मास प्रोग्राम लेके आते हैं ना, तो पीपल उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, अपने इश्यूज़ को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आजकल वो इजराइल पैलेस्तीन इश्यू चल ही रहा है। मैंने इस पर एक डिटेल आपको पढ़ा दिया था, डिटेल एनालिसिस मैंने करवा दिया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये है इज़राइल, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैप है इज़राइल का। यह है लेबनान, सीरिया, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, और इसके बगल में आता है एक मेडिटेरेनियन सी, राइट। अब बात क्या है, इज़राइल की पॉपुलेशन है ज्यूइश, राइट, और इसमें एक फैक्शन है, यहाँ पे रहते हैं अरब्स, ठीक है। अरब पॉपुलेशन का मतलब है इनकी इथनिसिटी मुस्लिम से है, राइट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गाज़ा साइड एक ग्रुप रहता है हमस, ये दिस इज गाज़ा साइड एक ग्रुप रहता है हमस, जिसने इज़राइल पे अटैक किया। अब इज़राइल उस पर काउंटर अटैक पे अटैक किया जा रहा है, राइट। गाज़ा चाहता है कि फ़लस्तीन एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए जिसमें मुस्लिम रूल हो, और इनका तरीका क्या है, रेडिकल, ठीक है। वो होता है ना, एक बिल्कुल लेफ्ट विंग होता है, सब कुछ उखाड़ फेंकेंगे, सबको इज़राइल के जो प्रेसिडेंट है उन्हें मार देंगे, राइट। ये सारी चीज़ें, इनका जो तरीका है वो रेडिकल है, जिस वजह से इज़राइल ने अब क्या किया, इज़राइल अब फ़लस्तीन की पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, और फ़ायदा इसमें किसका हो रहा है, हमस ग्रुप का, क्योंकि हमस ग्रुप का एम ही है इज़राइल को उकसाना, इज़राइल को परेशान करना। बट मर कौन रहे हैं, सिविलियंस, राइट। यहाँ पे ऑथर ने क्या किया है, कुछ सॉल्यूशन बताए हैं, इसमें देखते हैं क्या है। द October 7 अटैक इन इज़राइल बाय हमस। अब यहाँ पे हमस लिखा है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हमस कौन है। spells a major defeat of Israel as well as for the efforts of normalization and peace in the region। यानी कि जो अब्राहम एकॉर्ड वगैरह के तहत क्या हो रहा था, पीस इस्टेब्लिश करवाने की कोशिश करी जा रही थी, बट अब वो उस पर एक क्या है, तमाचा है, हमस का जो अटैक है इज़राइल की तरफ, वो एक तमाचा है कि आप नॉर्मलाइजेशन और पीस इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। फॉर इज़राइल द फेलियर इन्वॉल्व्स पोर इंटेलिजेंस एंड inadequate military preparedness. Further, it is hard to see how Prime Minister Benjamin Netanyahu will survive politically given the loss of civilian Israeli lives and large numbers of Israeli hostage now in the Hamas hands। अब ये देखना होगा कि कैसे वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जो उनके सिविलियन की जानें गई हैं
उनके सिविलियन जो हॉस्टेज हैं, जो बंदी बना लिए गए हैं हमास ग्रुप के द्वारा, वो कैसे उनसे डील करेंगे ये देखना कुछ डिफ़िकल्ट होगा. ऑफ कोर्स the Palestinians are also losers in this attack is not going to get them any closer to establishing their state. यानी कि अगर हमस ने अटैक किया है तो पैलेस्टीनियन को कुछ नहीं मिलने वाला, और बोले तो घुइयाँ नहीं मिलने वाला. ठीक है, क्योंकि ये हमस का एम ही है कि इज़राइल को क्या किया जाए, डिस्ट्रक्ट किया जाए. इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें उकसाया जाए ताकि बस लड़ाई हो सके. राइट क्योंकि जब रेडिकलिज्म आता है ना तो आप लाइव्स, एम्पैथी, सिंपैथी, आपके अंदर ये वाली वैल्यूज़ नहीं रह जाती. आपके अंदर वो एक बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति होती है कि हाँ हमें क्या करना है, एक दूसरे से बस लड़ाई करते जाना है. देयर आर टू इमीडिएट रीजंस व्हाई दीज अटैक टुक प्लेस. हमस हैज़ बीन कंपीटिंग विद द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी. वहाँ पे ग्रुप है, पैलेस्तीन की गवर्नमेंट ना काफ़ी कमज़ोर है. ठीक है, तो वो तो हमस ग्रुप एक रेडिकलिज्म उसका बढ़ता चला जा रहा है. पैलेस्तीनियन अथॉरिटी उसे रोक नहीं पा रही है. ठीक है, जो ओस्लो पीस एकॉर्ड के तहत एक ऑफिशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी पैलेस्तीन की. ठीक है, जिसने अभी तक क्या किया, पैलेस्तीन स्टेट को एक सेपरेट स्टेट इस्टेब्लिश नहीं किया. वहाँ पे क्या है, मिस गवर्नेंस है, करप्शन है. ठीक है, जिस वजह से पैलेस्तीन का जो रेजिस्टेंस है, ऑक्यूपेशन, यानी कि मैंने आपको बताया था कल कि इज़राइल क्या कर रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है बहुत सालों से. अपनी सेटलमेंट्स वहाँ पे वो इस्टेब्लिश कर रहा है, अपने लोग वहाँ पे भेज दे रहा है. ठीक है, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी अपने जो रीजन है उसी के अंदर क्या फैक्शंस हैं. राइट. द सेकेंड रीज़न इज़ द एफर्ट बाय हमस विद द ईरान के सपोर्ट के साथ. यहाँ पे आप दिख रहे हैं, आप ईरान का सपोर्ट भी दिखाएंगे कि यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होता है रेडिकलिज्म. राइट, हमस को किस तरफ से सहारा मिल रहा है, ईरान का सपोर्ट मिल रहा है. To end the process of normalization between Israel and the Gulf Arab states, especially with Saudi Arabia. यानी कि ईरान सपोर्ट कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन ना रहे, नॉर्मल सिचुएशन ना रहे इज़राइल की, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ के साथ. So long as the Palestinians live and suffer under the Israeli occupation and are denied their right to self-determination, there cannot be peace. यानी कि अगर पैलेस्टीनियन की लाइफ नहीं सुधरेगी, नहीं उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे, तो क्या होगा, ऐसे ग्रुप्स उठ के ही आएंगे बीच में से जो स्पॉयलर्स होते हैं, जैसे कि हमस एंड उसका सपोर्ट करता हुआ ईरान. सऊदी अरेबिया अंडर द लेट किंग अब्दुल्ला मेड एन ऑफर टू इजराइल 2002. ठीक है, एक अरब पीस इनिशिएटिव लाया गया जिसके तहत क्या था, एक लॉन्ग लास्टिंग पीस हम इस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा उसमें था, इजराइली और पैलेस्टीनियन के बीच में, जब 1967 में वॉर हुई थी. उसके बाद विद अंडरस्टैंडेबल एंड वॉलेंट रिटेलिएशन बाय इजराइल अगेंस्ट हमस इन गज़ा विल नॉट हेल्प टू रिजॉल्व मैटर. यानी कि हमस यहाँ से अटैक करे, वो वहाँ से अटैक करे, ये तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है. राइट, हमें क्या करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पीसफुल मैनर से होना चाहिए. अगर आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो आप यही बोलेंगे कि इंडिया का स्टैंड यही रहा है हमेशा कि ये वॉर का एरा नहीं है, जैसा कि पीएम मोदी ने बोला है. हमें क्या करना है, पीसफुली नेगोशिएट करना है और डिप्लोमेटिक स्किल्स के थ्रू हमें पीस इस्टेब्लिश करना है. Cooler heads must prevail and think of long term. ठीक है, हमें लंबे समय के लिए एक सॉल्यूशन निकालना होगा. This attack present an opportunity can be seized by Biden administration, Saudi Arabia and more centrist politicians in Israel. ठीक है,
This is to revive Arab peace initiative because only by creating the Palestinian state, यानी कि जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट अलग एक सेपरेट स्टेट इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा तब तक ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी, रेडिकलिज्म होता रहेगा, ईरान का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर पैलेस्टीनियन अपना एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं तो उनका ईस्ट जेरूसलाम उन्हें दे दिया जाए, वो उसे अपनी अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश करें। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर की जो ज़िद है कि पूरा का पूरा जेरूसलाम सिटी हमारी है, राइट, वो मतलब पूरी ना हो, उन्हें अपनी ज़िद भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ईस्ट मतलब जेरूसलाम में ना एक अल अक्सा वो है, मॉस्क है, मस्जिद है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम के लिए, क्योंकि ये थर्ड इम्पॉर्टेंट होलीएस्ट साइट है मुस्लिम के लिए आफ्टर मक्का एंड मदीना। पैलेस्तीनियन की पॉपुलेशन है मुस्लिम, इसीलिए उन्हें जेरूसलाम चाहिए। वो कह रहे हैं हमें ईस्ट जेरूसलाम दे दो, जेरूसलाम ये यहाँ पे दिखेगा आपको, वो कह रहे हैं कि हमें ईस्ट जेरूसलाम दे दो, यहाँ पे हम अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश करेंगे। बट प्राइम मिनिस्टर कौन, इज़राइल के, कहते हैं कि पूरा का पूरा जेरूसलाम सिटी ही हमारी है, क्या लोगे तुम, राइट। तो ऐसे करते हैं न्यूज़ का एनालिसिस कि अगर आपको कोई एडिटोरियल मिला है ना तो आप उसमें देखिए कि आप प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए आप कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इंटरव्यू के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने लायक होंगे, या आप अपना पर्सपेक्टिव कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, हाउ मैरिज, पेरेंटहुड एंड विल इम्पैक्ट द वुमेन इन वर्कफोर्स। यानी कि मैरिज से आपने देखा होगा लड़कियों की जॉब छूट जाती है या वो जॉब पे नहीं जा पाती वापस। एक क्लॉडिया गोल्डन है जिन्हें प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, जिन्हें नोबल अल्फ्रेड नोबल प्राइज़ मिला है, ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, राइट। इस पे इन्होंने रिसर्च करी थी कि कैसे क्या हो रहा है। इन्होंने एक फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट प्रोवाइड किया था वुमेन की अर्निंग के बारे में, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन के बारे में थ्रू सेंचुरीज। इसमें देखेंगे कि कॉजेज़ ऑफ चेंज, यानी कि कुछ ऐसे कॉजेज़ रहे हैं जो एक बदलाव लेकर आए हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज से क्या होता है, वुमेन की जॉब छूट जाती है, वहीं अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड पिल्स का इस्तेमाल किया जाए तो वो अपने लेबर फोर्स को ज्वाइन करती हैं या रीज्वाइन करती हैं, राइट। क्योंकि देखिए बेबी कंसीव करना, प्रेगनेंसी, ये एक डिसेबिलिटी सी हो जाती है कि वुमेन अब नहीं जा पाएगी जॉब पे, राइट। ये होना चाहिए कि हाँ जब आप बिल्कुल फुली तैयार हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली बेबी कंसीव करने के लिए, तो ये होना चाहिए, वरना कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बेटर ऑप्शन है ताकि आप वर्कफोर्स में ज्वाइन रहें। ये इसमें इन्होंने रिसर्च करी थी कि कैसे जो पिल्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, वो वुमेन को एनकरेज करती है कि आप वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करिए। वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने के बाद भी इन्होंने रिसर्च करके बताया है कि मेन के कंपैरिजन में ना वुमेन को बहुत कम अर्निंग मिलती है। Moreover, when they do join the workforce, they end up earning less than men, यानी कि हमें जेंडर पे पैरिटी रखनी होगी, right? Golden showed that female participation in the labor force do not have an upward trend over this entire period. ठीक है, मैरिज ने क्या किया है, मैरिड वुमेन ना उनकी पार्टिसिपेशन थोड़ी कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ठीक है। गोल्डन एक्सप्लेन दिस पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ ए स्ट्रक्चरल चेंज एंड इवॉल्विंग सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर होम एंड फैमिली। पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या होता है कि वुमेन चाहे बाहर काम करे, जॉब करे, अच्छी पोस्ट पे हो, कोई बात नहीं, बट उसे हाउस होल्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे निभानी पड़ती है, राइट। इसे कहते हैं सोशलॉजी में डबल शिफ्ट, ठीक है। ये वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर जीएस पेपर 1 हो रहा है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट या उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उसमें इम्पॉर्टेंट है, या सोशलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, राइट। ये आप रिसर्च उसमें दिखाएंगे।
Historically, much of the gender gap in earnings could be explained by differences in the education, occupational choices. यानी कि हम बीते इतिहास से हम ये जानते हुए आ रहे हैं कि वुमेन को हमेशा एजुकेशन में, ऑक्यूपेशन में नीचे ही रखा गया। और अभी हम कौन सा फिनोमेना देख रहे हैं? पिंक कॉलराइजेशन एंड ग्लास सीलिंग। पिंक कॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे वुमेन ही वुमेन से compete करती है, लाइक रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, एयर होस्टेस की जॉब हो गई, जहाँ उस लो स्टेटस लो पेड जॉब तक ही वुमेन को सीमित रख दिया गया, उसे कहते हैं पिंक कॉलराइजेशन, राइट। Golden has shown that the bulk of this earning difference is now between men and women in the same occupation, यानी कि जो पहले अलग अलग ऑक्यूपेशन में कम अर्निंग थी, अब क्या हो रहा है, वो सेम ऑक्यूपेशन में रहकर भी वुमेन को कम मिल रहा है। जो पहले बच्चे के हो जाने से ये वाली प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, राइट। वो एम्प्लॉयर कहते होंगे कि यू आर नॉट प्रोडक्टिव नाउ अ डेज बिकॉज यू आर कंसीविंग अ बेबी, राइट। आपको बेबी को भी ध्यान देना होता है, तो आप उतने प्रोडक्टिव नहीं हैं, हमें क्या करना है, हम कैसे जॉब करेंगे, मतलब कैसे हम प्रोडक्टिव रहें, अपनी कंपनी को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो तो एम्प्लॉयर भी सोचता है कि उसे कम पे करे, राइट। तो आज के लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस में था बस इतना ही। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस एंड पीआईबी से रिलेटेड तो मुझे आज वैसे कुछ नहीं मिला, बट अदर वेबसाइट से मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ ली है जो आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो डेली पीडीएफ है वैल्यू एडिशन की विदाउट एनोटेशन मैं वो दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।